करने आए हो यहाँ? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा क्या छोड़ता? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। सुबह 6 बजे फ्लैट के बाहर अब तक बहुत भारी भरकम भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। शहर के लोगों से लेकर न्यूज रिपोर्टर्स, मीडिया और टीवी चैनल्स वाले तक फ्लैट के बाहर आकर जमा हो चुके थे। पुलिस भी बहुत ज्यादा तादाद में वहां मौजूद थी, मगर लोगों की तादाद हर एक मिनट बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस के लाख कहने और हटाने के बावजूद लोग वहां जमा हुए जा रहे थे। चारों तरफ शोरगुल मचा हुआ था और क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी एक बड़ी सी काले रंग की कार फ्लैट के बाहर आकर रुकी, जिसने वहां खड़े सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तकरीबन 2 मिनट तक गाड़ी में से कोई भी नहीं उतरा और जब लोग आपस में सोच विचार करने लगे तो एक नौजवान आदमी और उसके साथ एक लड़की गाड़ी से बाहर आकर खड़े हुए। वो नौजवान आदमी दिखने में बहुत हट्टा कट्टा और सुंदर था। अपने सर पर उसने बिग ब्लैक हैट, आंखों पर काला चश्मा और सुरमई रंग का कोट पहना हुआ था, बिल्कुल किसी डिटेक्टिव की तरह। वहीं लड़की भी दिखने में काफी सुंदर नजर आ रही थी। छोटी छोटी सी आंखें, पतले से लाल रंग के होंठ और गोरा सा रंग। बदन पर सफेद शर्ट और काली पैंट का पहनावा था। नौजवान आदमी को देखते ही एक पुलिस वाला, जो कि दिखने में किसी बॉडी बिल्डर जैसा था, उनके पास आकर खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, आई एम एसीपी राणा। नौजवान ने भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और अपना परिचय देने के लिए चश्मा उतारते हुए कहा, हेलो, मैं डिटेक्टिव विक्रम और यह मेरी असिस्टेंट सोनिया। एसीपी राणा, नाइस टू मीट यू। अंदर चलें? विक्रम बोला, जी जरूर। इसी के साथ विक्रम ने घर में अपने कदम रखे और सामने पड़ी आदित्य की डेड बॉडी को देखते ही अपनी नाक को रुमाल से ढक लिया। किलर ने आदित्य को इस तरह से मारा था कि उसके चेहरे का नक्शा पूरी तरह से बिगड़ चुका था और बाकी के बॉडी पार्ट्स भी बड़ी बुरी तरह से जख्मी थे। डेड बॉडी को देखकर साफ पता चलता था कि किलर ने अपनी नफरत का दिल दहला देने वाला नमूना पेश किया था। पर इतनी ज्यादा नफरत किस लिए? डिटेक्टिव विक्रम ने कुछ देर बॉडी को इसी तरह से देखने के बाद अपनी कार्रवाई शुरू की। अपनी असिस्टेंट सोनिया के साथ मिलकर डेड बॉडी को और अच्छी तरह से जांचने की कोशिश की, मगर नया कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद विक्रम ने घर को एक नजर अच्छे से देखना शुरू किया कि तभी राणा ने कहा, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि एग्जैक्ट कल रात यहाँ पर क्या हुआ था, तो आई थिंक तुम्हें आदित्य की गर्लफ्रेंड रितिका से बात करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्या कल रात वो भी यहीं पर थी? मिस्टर एंड मिसेस बंसल के घर से बाहर जाने के बाद दोनों एक साथ ही थे। उसके सर पर भी काफी चोट लगी है, तो ड्रेसिंग के लिए उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसी से शुरुआत करनी चाहिए। ओके, थैंक यू एसीपी राणा। फिलहाल क्या मैं आदित्य के माँ बाप से मिल सकता हूँ? ये सुनकर राणा ने हाँ में सर हिला दिया। घर के एक कोने में पिलर के साथ मिस्टर एंड मिसेस बंसल बेतहाशा रोए जा रहे थे। उनके पास उनके कुछ दोस्त भी मौजूद थे जो उन्हें चुप रहने के लिए हिम्मत दे रहे थे, मगर उनकी हिम्मत से कुछ भी नहीं बन पा रहा था और किसी तरह भी मिस्टर एंड मिसेस बंसल का दुख कम नहीं हो पा रहा था। तभी विक्रम ने उन्हें बुलाते हुए कहा, नमस्कार, मैं हूं डिटेक्टिव विक्रम और ये मेरी असिस्टेंट है सोनिया। आई एम सॉरी बट मुझे आपसे आदित्य को लेकर कुछ सवाल करने हैं। राजीव बंसल ने विक्रम की तरफ देखे बिना ही रोते हुए कहा, भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अब इन सब बातों का क्या मतलब? हमारा बेटा तो चला गया था, इकलौता चिराग था वो हमारे घर का, और वो भी आज बुझ गया। हे भगवान, ये क्या किया तूने? क्यों किया ऐसा? उनकी ऐसी हालत देखकर विक्रम ने भी अपना मन बदल लिया और उनसे बात न करके वापस राणा के पास चला आया। मुझे लगता है कि हमें इनसे बाद में बात करनी चाहिए, राणा ने फिर से इशारा करते हुए कहा। तब तक तुम लोग कुछ एविडेंस देख लो। हेड कांस्टेबल सुरेश है वहां, वो तुम्हें सब डिटेल्स दे देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन। राणा बोल, मैं चलता हूँ फिर। मुझे दरअसल एक नया केस देखना है। विक्रम ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इतना कहकर राणा ने वापस विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाया और घर से बाहर चला गया। सुनिए, चलो हम लोग भी अब अपना काम शुरू करते हैं। जी सर। हेड कांस्टेबल सुरेश ने सारे एविडेंस विक्रम को दिखाए और उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब विक्रम के हवाले कर दी। ये एविडेंसेस एक किताब और एक वीडियो क्लिप थे, जहां किताब के बारे में ये कहा गया था कि ये किताब किलर ने एविडेंस के तौर पर क्राइम सीन पर छोड़ी थी और वहीं वीडियो क्लिप में आदित्य की चीखती हुई आवाजों के सिवा और कुछ नहीं था। अब कल रात वहां क्या घटना हुई थी ये तो सिर्फ आदित्य की गर्लफ्रेंड रितिका को ही पता था। इसलिए विक्रम ने जितनी जल्दी हो सका अपना यहाँ का काम खत्म किया और रितिका से मिलने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। सुबह 8 बजे हॉस्पिटल। विक्रम और सोनिया को देखकर रितिका और भी ज्यादा घबरा गई। रितिका के सर पर और लेफ्ट हैंड पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसे देखकर सोनिया ने सवाल करते हुए कहा, ये तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी? रितिका बोली, वो जब उसने मेरे सर पर वार किया तो जमीन पर गिर गई।
वहीं पर शायद कुछ लगा होगा। अच्छा, क्या तुमने किलर का चेहरा देखा था? नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क था। फिर विक्रम ने पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर किलर फिर से तुम्हारे सामने आया तो क्या तुम उसे पहचान लोगी? रितिका ने कुछ देर बाद सर हिलाते हुए मना कर दिया। ओके ठीक है, तुम हमें शुरू से सब कुछ बताओ। जब तुम आदित्य के घर पहुंची तो क्या हुआ था? मुझे अच्छे से याद है, वक्त 11:30 बजे का था जब मैंने आदित्य के घर का दरवाजा खटखटाया था। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही आदित्य ने तुरंत मुझे अंदर ले लिया। कल रात हम दोनों बहुत वक्त के बाद मिले थे, इसलिए आदित्य कुछ ज्यादा ही रोमांस के मूड में था। तो मेरे जाते ही उसने मुझे। कल रात 11:30 बजे घर के दरवाजे पर रितिका की दस्तक पाकर आदित्य ने फटाफट दरवाजा खोला और रितिका को अंदर ले लिया। दोनों एक दूसरे को आज बड़े दिनों के बाद देख रहे थे, इसलिए दोनों के चेहरे पर ढेर सारी मुस्कुराहट थी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस रितिका को अपनी बाहों में जकड़ लिया। रितिका ने भी उसे मना नहीं किया और इसके बाद आदित्य ने रितिका को गोदी में उठाया और बेडरूम में ले गया। रितिका ने शर्माते हुए अपने जूते उतारे और आदित्य को अपने ऊपर ले लिया। रितिका ने सहमी सी आवाज में कहा, तो ये सब करने के लिए तुमने मुझे इस वक्त अपने घर पर बुलाया? आदित्य किस करते हुए बोला, जी हुजूर। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? रितिका ने इस पर कुछ नहीं कहा और आदित्य की शर्ट के बटन खोलने लगी। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे को बेतहाशा प्यार देने लगे। दोनों के बीच एक भारी गर्मी का एहसास होने लगा और वो दोनों एक दूसरे में खो गए। काफी सारा वक्त इसी तरह से बीता था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। आदित्य के हाथ में मोबाइल था और कैमरा चालू था, क्योंकि आदित्य और रितिका जब भी बिस्तर पर होते थे आदित्य उसे जरूर रिकॉर्ड किया करता था। उसका कहना था कि ये पल उसके लिए वो मेमोरीज हैं जिन्हें वो कभी भूलना नहीं चाहता। मगर दरवाजे की दस्तक सुनकर रितिका ने आदित्य को अपने ऊपर से हटने को कहा। रितिका ये सोचकर घबरा गई कि कहीं आदित्य के मम्मी पापा वापस ना लौट आए हों। मगर आदित्य ने उसे रिलैक्स रहने को कहा और मोबाइल हाथ में लिए हुए जाकर दरवाजा खोला। मगर वहां कोई नहीं था। आदित्य ने बाहर झांक कर देखा और काफी देर तक वहीं खड़े होकर आवाजें भी दी, मगर कोई नहीं आया। पर इसके बाद जैसे ही आदित्य अंदर जाने के लिए वापस मुड़ा तो किसी ने पीछे से जोर से उस पर हथौड़े से वार किया और आदित्य चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। आदित्य की आवाज सुनते ही रितिका कमरे से भागती हुई बाहर आई और आदित्य को जमीन से ऊपर उठाने लगी। मगर तभी किसी ने उस पर भी हथौड़े से वार किया और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गई। आदित्य ने उठकर लड़ने की कोशिश की, मगर चेहरे पर नकाब और बदन पर लंबा सा कोट पहने हुए आदमी ने आदित्य को ऐसा करने नहीं दिया। इससे पहले कि आदित्य अपने पैरों पर खड़ा होकर उससे लड़ता, वो आदमी झट से आदित्य के ऊपर आके बैठ गया। उसके चेहरे पर मास्क था और उसके हाथों में ग्लव्स भी थे, इसलिए उसे पहचानना बेहद मुश्किल था। यहां तक कि यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो असल में आदमी था या कोई औरत। इसके बाद उसने आदित्य के चेहरे पर हथौड़े से एक के बाद एक वार करने शुरू किए और तब तक वो आदित्य के चेहरे पर हथौड़े से वार करता रहा जब तक आदित्य की चीखती आवाजें खामोशी में नहीं बदल गईं। आदित्य के मोबाइल का कैमरा अभी भी चालू था, जो कि वहीं जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। मगर कातिल ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपना काम खत्म करके चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रितिका फिर रोते हुए बोली, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पुलिस खामखा मुझ पर शक कर रही है। आप लोग मेरा भरोसा कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। सोनिया ने कहा, हाँ ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया, वी बिलीव यू, डोंट वरी, हम तुम्हें कुछ नहीं मानते। विक्रम ने तब सोनिया को चलने का इशारा किया और वहां से निकल गया। सोनिया ने गाड़ी चलाई। आपको क्या लगता है सर, ये सब रितिका ने किया है? हो भी सकता है और नहीं, क्योंकि कोई भी किलर इस तरह से कभी एविडेंस नहीं छोड़ता। बहुत अजीब केस है। एनीवे, मुझे सबसे पहले उस किताब के राइटर से मिलना है। किससे? राजेंद्र नाथ सक्सेना जी से। तुम जानती हो? नहीं सर, कभी सामने से तो मुलाकात नहीं हुई उनसे। हाँ, लेकिन उनकी किताबें जरूर पढ़ी। बहुत अच्छा लिखते हैं, मर्डर मिस्ट्रीज वाली कहानियों के तो बादशाह है। मुझे उनके घर का भी पता है, यहीं नई दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो चलो फिर पहले उनसे ही मिला। सोनिया ने गाड़ी घुमाते हुए कहा, यस सर।